Hello friends, Namaskar. Welcome to Educatius. Myself S.K. Bura, Labor Enforcement Officer, teaching you International Labour Organization today. It is an important part of the upcoming exam, that is UPSC, EPFO, APSC, Enforcement Officer, Account Officer exam, along with Assistant Labour Commissioner exam and Labour Enforcement Officer exam. So let's start with International Labour Organization. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये कब बनी थी? ये 1919 में बनी थी, आफ्टर दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, ठीक है। और इंडिया वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस, इंडिया इज द फाउंडर मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1990। अभी इसके 187 टू 186 प्लस 1, अभी लेटेस्ट एक और ऐड हो गया, तो 187 मेंबर्स है करंटली इसके। A unique feature of the ILO is its tripartite character. Tripartite character basically क्या होता है कि it includes representation from employers also, it includes representation from workers also, and it includes representation from government agencies also. तो this is tripartite in कैरेक्टर, मतलब इसके थ्री ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तीन रिप्रेजेंटेशन रहती हैं, तीन समूहों की रिप्रेजेंटेशन रहती हैं, तो दिस इज नोन एज ट्राइपार्टाइट। द आईएलओ वाज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ पीस कॉन्फ्रेंस। पीस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई थी कहाँ पे? अप्रैल 1919 में। And being an original signatory of the Treaty of Peace, India became the member of ILO in 1919 itself. In fact, ILO is the only international organization that survives the Second World War, even after the dissolution of the parent body. Parent body क्या थी? League of Nations, जो बाद में जाके after Second World War क्या बनी? United Nations. Thus, ILO deals with international labor problems. ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई थी 1919 में, जो कि बहुत से देशों ने अटेंड की थी आफ्टर दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके अंदर ही ये लीग ऑफ नेशन बनाई गई। लीग ऑफ नेशन का पार्ट ही थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो लीग ऑफ नेशन इवन आफ्टर डिसोल्यूशन वो खत्म भी होगी, डिसोल्व भी होगी, क्योंकि नई बॉडी बन गई यूनाइटेड नेशन। लेकिन जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसोल्व नहीं हो पाई, और ये ओनली सिंगल बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को सरवाइव करके गई थी और जो आज भी स्टैंड स्टिल है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आइए देखते हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे बड़ा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस टू वर्कर्स को इंसाफ दिलवाना, न्याय दिलवाना, ठीक है, सामाजिक न्याय दिलवाना। और इन लोगों का जो एक्सप्लॉइटेशन करती है मैनेजमेंट, उनसे इनको राहत दिलवाना। इनजस्टिस, अवॉइड इनजस्टिस, डेप्रिवेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर। बिल्ड अप ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस ऑफ द लेबर। अच्छी गुड वर्किंग कंडीशन, वर्क प्लेस के ऊपर फर्स्ट एड फैसिलिटी हो, यूरिनल्स हो, टॉयलेट फैसिलिटी हो, और गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे एम्प्लॉयर, ये सुनिश्चित करना थ्रू गवर्नमेंट एजेंसी, ये काम है आईएलओ का। एंड बिल्ड अप ह्यूमन वर्किंग कंडीशन टू द लेबर। इन द 26, ये इनिशियली जब आईएलओ बनी थी तब इसके इनिशियली ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। फिलाडेल्फिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इन द 26 सेशन ऑफ आईएलओ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। 26वें सेशन जो कि कहाँ हुई थी? फिलाडेल्फिया के अंदर हुई थी 1944 के अंदर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन, इसके अंदर जो आईएलओ के कुछ प्रिंसिपल्स थे उनको और अफर्म किया गया था, और बोला गया था कि लेबर इज नॉट अ कमोडिटी। लेबर कोई वस्तु नहीं है जिसको जब चाहे मन किया यूज कर लिया विदाउट एनी ह्यूमन अप्रोच। तो लेबर इज नॉट अ कम्युनिटी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन इज एसेंशियल टू सस्टेन ग्रोथ। मतलब वर्कर्स को बोलने की आजादी होनी चाहिए, अपने आप को अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और उनको अपनी एसोसिएशन बनाने की, यूनियंस बनाने की भी आजादी होनी चाहिए। ये सब चीजें उनकी सस्टेनेबल ग्रोथ के अंदर हेल्पफुल है। पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेंजर टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है।
पूछ लिया जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस द फॉलोइंग टर्म पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट अ डेंजर टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर वॉज अडोप्टेड। तो ये कब अडोप्ट किया गया था? फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के अंदर, फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन के अंदर, जो कि 26 सेशन ऑफ ILO थी। एंड वॉर अगेंस्ट वांट रिक्वायर्स टू बी कैरिड आउट बाय जॉइंट एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुगेदर ऑन इक्वल स्टेटस एंड विद डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। तो कि ये ट्राईपार्टाइट नेचर में हमें अनजस्टिस के खिलाफ एक जॉइंट एफर्ट करके वर्कर्स के वेलफेयर की दिशा में काम करना है। ये सब फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन के ऑब्जेक्टिव थे। The objective of the ILO were redefined at the Philadelphia Conference in 1944। 1944 के अंदर किए गए थे और 10 पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स भी इसके अंदर बनाए गए थे। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि ये नहीं है कि पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट दी जाए वर्कर को, उनको पूर्णतया एम्प्लॉयमेंट की गारंटी होनी चाहिए और उनके जो जीवन यापन करने का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसका स्तर भी हमें बढ़ाना है। Employ workers on job for which they have adequate skills and satisfaction to work। वर्कर्स जो उनके ऐसी एम्प्लॉयमेंट देनी है जो स्किल्स उनके पास है, तो उनके एडिकेट स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है, और उनको ऐसी जॉब्स के अंदर ही उनको काम देना है सो दैट वो अपना काम करके सेटिस्फाई फील कर सके। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी टू अचीव दी अबो ऑब्जेक्टिव, और ऐसे काम करने के लिए उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी है, उनकी स्किल अपडेशन करनी है सो दैट वो जो ऊपर लिखे हुए ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव कर सके इजीली, उन अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज कर सके और उनको काम करने में सेटिस्फेक्शन हो। प्रोवाइड ड्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट एज कंपनसेशन टू इंश्योर अ मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड टू ऑल एम्प्लॉयड एंड प्रोटेक्शन एज एंड व्हेन नीडेड। मतलब अगर उनको कहीं कुछ जरूरत पड़ती है, कोई लाइफ एंड लिम्स की इंजरी हो जाती है, तो उनको एक प्रॉफिट देना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए, उनको प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए। और जो एम्प्लॉयर्स हैं, अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट हो रही है तो उनको भी प्रॉफिट का शेयर एज अ कंपनसेशन मिलना चाहिए वर्कर्स को, क्योंकि बिना वर्कर्स के तो ये सब संभव होगा ही नहीं। तो सो दैट वो अपना मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज कर सकें। और उनको कलेक्टिव बार्गेनिंग की जैसे हथियार देने चाहिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग उनका मोटिव रहना चाहिए सो दैट वो एम्प्लॉयर्स के साथ एक टेबल पे बैठ के और दोनों नेगोशिएशन कर सके, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सके, और जो वर्कर्स की डिमांड है और जो एम्प्लॉयर इजीली फुलफिल कर सकते हैं तो वो वहां पे नेगोशिएट करके उनको फुलफिल करें। दिस इज कलेक्टिव बार्गेनिंग एज अ राइट ऑफ वर्कर्स एंड मीन्स ऑफ इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी बिटवीन employees and management। Extend the social security measures to provide a basic income to all in need and also medical cover। वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मेजर्स भी प्रोवाइड करने चाहिए, जैसे कि इंडिया में हम ESIC देते हैं, प्रोविडेंट फंड देते हैं, ठीक है, मेडिकल कवर भी उनको प्रोवाइड करना चाहिए। प्रोटेक्ट द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन। सभी हजार्डस ऑक्यूपेशन या प्रोसेसेस हैं या फिर कोई बिना नॉन हजार्डस भी है, तो उनकी लाइफ की और हेल्थ की प्रोटेक्शन करना भी ILO की जो ऑब्जेक्टिव्स है उनकी जिम्मेवारी है, ये मैनेजमेंट की भी जिम्मेवारी है, सो दैट उनको ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स या ऑक्यूपेशनल डिजीज ना हो, ठीक है। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड वेलफेयर एंड मैटरनिटी प्रोटेक्शन, बच्चों की और महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए भी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स लेके आने हैं, ठीक है, जैसे कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट हम लेके आए और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हम लेके आए। टू प्रोवाइड एडिकेट न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड फैसिलिटीज फॉर रिक्रिएशन एंड कल्चर, उन लोगों को प्रॉपर एडिकेट न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उनको हाउसिंग फैसिलिटी के प्रोवाइड होनी चाहिए और रिक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए भी दिशा में भी काम होना चाहिए, और उनको और उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी भी दी जानी चाहिए। सारे फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के अंदर इन ऑब्जेक्टिव जो ILO के बेसिक ऑब्जेक्टिव से उनको दोबारा से रीअफर्म किया गया, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आइए देखते हैं सबसे पहले ऑर्गन्स ऑफ द ILO। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला ऑर्गन है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जो कि हर साल एक कॉन्फ्रेंस रहती है, एक्सेप्ट फॉर द इंटरप्शन कॉज्ड बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हैज कंटिन्यूड सिंस इट्स फर्स्ट सेशन इन
1919 to meet at least once a year. सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग और सेशन कंडक्ट नहीं हो पाए थे। अदरवाइज 1919 से जब से आईएलओ बना है, हर साल एटलीस्ट वंस इन अ ईयर इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होती है, सेशन कंडक्ट होता ही होता है। अभी तक इंडिया ने 4 प्रेसिडेंट दिए हैं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को, जो कि है पहले हैं सर अतुल चटर्जी 1927 में, सर जगजीवन राम जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ लेबर थे वो 1950 के अंदर, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वो भी 1970 में इसके प्रेसिडेंट बने, और श्री रविंदर वर्मा ये भी लेबर मिनिस्टर रहे हैं और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर रहे हैं, ये 1979 के अंदर प्रेसिडेंट बने इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के। सेकंड जो ऑर्गन है आईएलओ का वो है गवर्निंग बॉडी। द गवर्निंग बॉडी ऑफ द आईएलओ इज द एग्जीक्यूटिव विंग्स। वो लेजिस्लेटिव विंग थी कॉन्फ्रेंस, ये एग्जीक्यूटिव विंग है, जो फैसले वहां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के लिए लिए जाते हैं गवर्निंग बॉडी उनको एग्जीक्यूट करने का काम करती है। ये भी ट्राईपार्टाइट इन नेचर है, इसका कैरेक्टर भी ट्राईपार्टाइट है, मींस representatives from government, representative from employer and workers all participate in the governing body of the ILO. Since 1922, India has been holding a non-elective seat on the governing body of as one of the 10 countries of chief industrial importance. 10 जो मेजर चीफ इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस के देश है उनके अंदर भारत भी एक ऐसा है जो 1922 से एक नॉन इलेक्टिव सीट्स को होल्ड किए हुए है। Earlier, the governing body of ILO functioned through its various committees. India was a member of all 6 committee of the governing body. पहले क्या करता था ILO जो गवर्निंग बॉडी है वो डिफरेंट कमिटी बनाई जाती थी कुछ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इंडिया सभी कमिटी का एक मेंबर रहता था। क्या क्या कमिटी है वो? प्रोग्राम प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कमिटी, लीगल इश्यूज एंड इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स कमिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल पॉलिसी कमिटी, टेक्निकल कोऑपरेशन, सेक्टोरल एंड टेक्निकल मीटिंग एंड रिलेटेड इश्यूज। ये 6 टाइप की कमिटीज हैं जो कि गवर्निंग बॉडी का हिस्सा ही रहती हैं, जो बनाई जाती हैं और जो एग्जीक्यूट करती हैं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में लिए गए फैसलों को। नाउ द गवर्निंग बॉडी ऑफ आईएलओ फंक्शंस through various sections and India takes part in all proceedings of the section during the session of governing body. ये पहले कमिटी बनाई जाती थी, अब जो काम होता है जो गवर्निंग बॉडी का वो अलग अलग सेक्शंस बना दिए गए हैं। जैसे हमारे मिनिस्ट्रीज में सेक्शन होते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी सेक्शंस बना दिए गए हैं और इंडिया सभी सेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। क्या क्या सेक्शन है? इंस्टीट्यूशनल सेक्शन है, पॉलिसी डेवलपमेंट सेक्शन है, लीगल इश्यूज एंड इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड सेक्शन है, प्रोग्राम फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है, हायर लेवल सेक्शन है, वर्किंग पार्टी ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्निंग बॉडी एंड इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। ये कुछ सेक्शंस हैं जो कि गवर्निंग बॉडी के काम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। थर्ड ऑर्गन देखते हैं। थर्ड ऑर्गन इज इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस कहाँ है? बेसिकली जेनेवा के अंदर है। प्रोवाइड्स द सेक्रेटेरिएट ऑफ ऑल कॉन्फ्रेंसेज एंड अदर मीटिंग्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द कॉन्फ्रेंस एंड गवर्निंग बॉडी एटसेट्रा। तो ये हमारी एक सेक्रेटेरिएट है, किसकी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटेरिएट है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, जो कि कहाँ स्थित है? जेनेवा के अंदर स्थित है। और ये जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस या गवर्निंग बॉडी या कोई और कमिटी कोई भी डिसीजन लेती है उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसकी डे टू डे एनालिसिस में, डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। आइए देखते हैं कोर कन्वेंशन ऑफ आईएलओ। कोर कन्वेंशन जो अडॉप्ट किए गए थे आईएलओ ने, आइए वो देखते हैं। और इंडिया ने कौन से कन्वेंशन रेटिफाई किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले भी इसके अंदर क्वेश्चंस आ चुके हैं कई एग्जाम्स में, जैसे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर में, डीआरडीओ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि कोर कन्वेंशंस ऑफ आईएलओ से रिलेटेड है और इंडिया ने कौन से कन्वेंशन रेटिफाई किए हैं। पहला है फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन,
जो कि 1930 का कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 29। इंडिया ने रेटिफाई कब किया था? 1954, 24 साल बाद। फिर है अबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर को कन्वेंशन। ये फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन है 1930 का, और 1957 का है अबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कॉन्फ्रेंस। ये कन्वेंशन नंबर 105 है जो इंडिया ने रेटिफाई किया था 2000 के अंदर। इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन 1951 का है, जो कि कन्वेंशन नंबर 100 है, रेटिफाई किया 1958 में इंडिया ने, और इसी के बेस पे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट भी लागू किया गया भारत में। डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन 1958, ये कन्वेंशन नंबर 111 है जो इंडिया ने रेटिफाई किया 1960 में। मिनिमम एज कन्वेंशन 1973 है जो रेटिफाई किया 13 जून 2017 को। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन है जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, जो कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999, ये 182 नंबर कन्वेंशन है जो इंडिया ने रेटिफाई किया 13 जून 2017 को। बाकी दो कन्वेंशन और हैं कोर, वैसे तो कन्वेंशन बहुत हैं लेकिन ये कोर कन्वेंशन है जो आपको याद रखने बहुत जरूरी है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, ये कन्वेंशन नंबर 1948 है, कन्वेंशन नंबर 87 है, लेकिन जो 1948 में लागू किया गया था। अभी तक इंडिया ने इसे रेटिफाई नहीं किया है। सिमिलरली राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949 है, कन्वेंशन नंबर 98 है जो अभी तक इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। तो दीज आर द 8 कोर कन्वेंशन ऑफ ILO व्हिच यू नीड टू रिमेंबर वेरी मच। द डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क, ये डिक्लेरेशन जो थे 1998 के अंदर अडॉप्ट किए गए थे। डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क वाज अडॉप्टेड इन 1998 एट द 86th सेशन ऑफ द ILO। 86 सेशन में किए गए थे 1998 के अंदर। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द डिक्लेरेशन कमिट्स मेंबर स्टेट्स टू रिस्पेक्ट एंड प्रमोट प्रिंसिपल्स and write in 4 categories whether or not they have ratified the relevant convention or not। तो ये मेंबर, जो भी मेंबर स्टेट है, जो भी ILO के मेंबर स्टेट है, उनको कमिट करता है, उनका दायित्व मानता है कि ये जो 4 कैटेगरी हैं इनको तो, इनके प्रिंसिपल और राइट्स को तो फॉलो करेगा ही करेगा, चाहे उन्होंने इनसे रिलेटेड कन्वेंशन को रेटिफाई किया है या नहीं किया है। कौन से 4 कैटेगरीज हैं? Freedom of association and the effective recognition of the right of collective bargaining, elimination of forced or compulsory labor, abolition of child labor, and fourth one is elimination of discrimination in respect of employment and occupation। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट टू वर्क 1998 के अंदर ये ILO ने डिक्लेयर किए थे कि आपने बेशक इनसे रिलेटेड कन्वेंशन को रेटिफाई किया है या नहीं किया है, लेकिन आपको ये फॉलो करने जरूरी हैं, ये अडॉप्ट करने जरूरी हैं। अब आइए देखते हैं ILO कौन सी किताबें निकालता है, जर्नल निकालता है या फिर डेटाबेस निकालता है। कुछ इंपॉर्टेंट ILO के पब्लिकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेबर रिव्यू। इंटरनेशनल लेबर रिव्यू इज अ क्वार्टरली पीयर रिव्यूड एकेडमिक जर्नल published by Willy Blackwell on behalf of the International Labour Organization। on behalf of International Labour Organization means ये पब्लिश कौन करते हैं? विली ब्लैकवेल करते हैं इंटरनेशनल लेबर रिव्यू को, जो कि एक क्वार्टरली जर्नल है ILO का। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1921 and covered topics such as labor market institutions and economics। So first publication is International Labour Review। Next is ILO Stat। ILO Stat जैसे नाम से पता है, it is related to statistics, international labor statistic। Database of the ILO is the most important source of worldwide data on labor market and unemployment। ILO statistics नाम से जो डेटाबेस बनाते हैं, जर्नल निकल पब्लिश किया जाता है, वो वर्ल्ड वाइड के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक सोर्स है। किस चीज का? लेबर मार्केट के एनालिसिस का और अनएम्प्लॉयमेंट का। वर्ल्ड ऑफ वर्क मैगजीन, एक वर्ल्ड ऑफ वर्क मैगजीन पब्लिश करता है ILO 5 times per year, 5 साल में 5 बार करता है। और ये करता कौन है? इसके ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफ द ILO। ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफ द ILO करता है वर्ल्ड ऑफ वर्क।
इट इज ऑल्सो पब्लिश्ड इन वेरियस लैंग्वेज जैसे कि चाइनीज, चेक, डेनिश, फिनिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, हंगेरियन, जापानीज, नॉर्वेजियन और रशियन, ये बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड ऑफ वर्क। ये आईएलओ 5 बार पब्लिश करता है। जो हिंदी वर्जन है उसको क्या बोलते हैं? श्रम की दुनिया। श्रम की दुनिया जो हिंदी वर्जन है आईएलओ का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। आइए अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से देखते हैं, कुछ जो पहले भी आ चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में, और कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। क्रिएटिंग जॉब्स, गारंटिंग राइट एट वर्क, एक्सटेंडिंग सोशल प्रोटेक्शन एंड प्रोमोटिंग सोशल डायलॉग आर द कंटेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफ आईएलओ? ह्यूमन राइट, डिसेंट वर्क, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड इंडस चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। So the correct answer is decent work. B is the correct answer. Creating jobs, guaranteeing right at work and extending social protection and promoting social dialogue. तो ये किसी एक एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एग्जाम में। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिसेंट वर्क इज अ टर्म ओरिजिनली कॉइन्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन in a report published in 1999 when it described the goal of decent work as not just creation of jobs but also creation of jobs of एक्सेप्टेबल क्वालिटी। मतलब सिर्फ जो डिसेंट वर्क है सिर्फ जॉब क्रिएट करना नहीं, जॉब ऐसी क्रिएट होनी चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल क्वालिटी की हो। वर्कर्स जहां पे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके और वो काम करके खुश हो। इट मेड इट क्लियर दैट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी डाइवर्स्ड फ्रॉम इट्स क्वालिटी। द आईएलओ रिपोर्ट रिकॉग्नाइज दैट ऑल सोसाइटी हैज a notion of decent work, but that the quality of employment could mean many things. तो आईएलओ के लिए जो डिसेंट वर्क है वो it lies in the heart of social progress. It lies in the heart of social progress and has become one of the major strategic policy concept. जो डिसेंट वर्क एजेंडा है वो बेसिकली 4 पिलर्स पे खड़ा होता है। नंबर 1 इज प्रोडक्टिव एंड फ्रीली चोजन वर्क, कि काम ऐसा होना चाहिए जो कोई भी वर्कर फ्रीली चूज करे और वो काम प्रोडक्टिव हो। सेकंड इज राइट्स एट वर्क, वहां पे जो काम है वहां पे मजदूरों के अधिकार हो, वहां पे सोशल प्रोटेक्शन मिले, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, मेडिकल कवर हो, क्रैच फैसिलिटी हो, वहां पे सोशल प्रोटेक्शन मिले, मैटरनिटी बेनिफिट हो। एंड 4 इज सोशल डायलॉग, सोशल डायलॉग भी डिसेंट वर्क का ही पार्ट है। तो ये आपको 4 पिलर्स याद रखने बहुत जरूरी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिकेशन ऑफ आईएलओ? अभी हमने 3 पब्लिकेशन देखे थे। इंटरनेशनल लेबर रिव्यू, यस। श्रम की दुनिया, ये हिंदी वर्जन था। इंटरनेशनल लेबर स्टेटिस्टिक्स, हाँ जी ये भी था। इंडियन लेबर जर्नल, नहीं ये रॉन्ग है। ये आंसर इज डी, ये आईएलओ का पब्लिकेशन नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो जो कि शिमला में स्थित है उसका पब्लिकेशन है। इंडियन लेबर जर्नल is a monthly publication of Labour Bureau Shimla under the Ministry of Labour and Employment, Government of India. Moving on to next. Which of the following are the worst form of child labor? जो worst form of child labor एक convention भी है, convention number 182 according to the ILO. All forms of slavery and practices similar to slavery, procuring or offering a child for prostitution or pornography, using, procuring or offering a child for illicit activities such as trafficking, work likely to harm the health, safety and morals of children. तो स्लेवरी से रिलेटेड भी है, वर्स्ट फॉर्म है, ये है स्लेवरी भी। प्रोस्टिट्यूशन और पोर्नोग्राफी भी वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी है और हेल्थ एंड सेफ्टी से भी खिलवाड़ भी, ये भी वर्स्ट फॉर्म है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, ए बी सी एंड डी। आंसर विल बी डी। एज पर 182 कन्वेंशन नंबर, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन जो कि 1999 का कन्वेंशन है। द टर्म वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर comprises of all forms of slavery for practices similar to slavery such as sales and trafficking of children, debt bondage and serfdom, and forced or compulsory labor including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict, जैसे कि सीरिया वगैरह में हो रहा है। प्रोक्योरिंग और ऑफरिंग ऑफ अ चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन या फिर पोर्नोग्राफी या फिर पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंसेस। प्रोक्योरिंग और offering a children for illicit activities such as trafficking of drugs, etc. And next is work by which its nature or circumstances in which it is carried out is likely to harm the health, safety and morale of the children. तो ऐसा काम जो कि
बच्चों की हेल्थ से, सेफ्टी से और उनके मोरल से छेड़छाड़ करे, उनको नुकसान पहुंचाए। तो दिस वाज कन्वेंशन नंबर 182 which is worst form of child labor convention 1999. Moving on to next. Labor is not a commodity is the assertion made by, ये हमने देखा था कहां पे था, ये फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में था, मेड बाय द डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया अडॉप्टेड इन दी 26th सेशन ऑफ ILO। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो लेबर इज नॉट अ कमोडिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन इज एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ, poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere, and war against wants required to be carried out by joint efforts of government, management and workers together on equal status and with democratic traditions। ये जो फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन था उसका पार्ट था। In which year the committee on convention was set up in India? इंडिया के अंदर जो कमेटी ऑन कन्वेंशन थी वो कब सेटअप की गई थी? 1924, 34, 44, 54। द करेक्ट आंसर इज 1954 के अंदर कमिटी ऑन कन्वेंशन वाज सेटअप इन इंडिया। इन रिगार्ड टू लेबर लेजिस्लेशन द इम्पैक्ट ऑफ ILO इज ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस। द ILO जनरली टेक द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस, the obligation of implementing their provision by enacting various labor laws and through collective agreement or other effective measure is of governments only, states only. So as India is the founder member of ILO, it has been taking very active part in its deliberation. The committee on convention was set up in 1954 which studies all the conventions and recommendation and make recommendation for their ratification। तो 1954 में बनाई गई थी। ये ALC के एग्जाम का भी क्वेश्चन है, 2017 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म और पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट एज पर ILO's कॉन्स्टिट्यूशन। तो ILO कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनमें से फंडामेंटल राइट कौन से है? एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड एंड कंपल्सरी लेबर, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। हाँ जी, ये है, हमने देखा था, जो कि 1998 में अडॉप्ट किया गया था। इफेक्टिव अबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर भी था उसका पार्ट। ये चार जो थे पिलर्स थे वो थे। प्रिवेंशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ये पार्ट नहीं था। सो करेक्ट आंसर विल बी B, 1, 2 and 3 only। The ILO Declaration on Fundamental Principle and Right at Work, which was adopted in 1998, it is based on 4 pillars. These are the 4 pillars which we have already discussed. Moving on to next. Family planning became an integral part of the labor welfare as per International Labour Organization resolution passed in the year which year? ये भी UPSC ALC का क्वेश्चन है। तो 1917, 27, 37, 47। द करेक्ट आंसर इज 47। जो फैमिली प्लानिंग है उसको इंटीग्रल पार्ट बना लिया गया था लेबर वेलफेयर का, एक रेजोल्यूशन पास करके ILO में। किस साल में? 1947 में, जब भारत आजाद हुआ था। तो ये ILO रेजोल्यूशन ऑफ 1947 हैज इंक्लूडेड फैमिली प्लानिंग एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेबर वेलफेयर। Which one among the following workers federation was the direct result of establishment of ILO for representing Indian labor at the International Labour Conference? UPSC ALC 2013 का क्वेश्चन है ये। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस। द करेक्ट आंसर विल बी AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। India was one of the founding member of International Labour Organization and it became a permanent member of the governing body in 1922। ये हमने ऑलरेडी गवर्निंग बॉडी जब पढ़ रहे थे तब देख लिया था। The inception of ILO accelerated the formation of representative organization of employers and workers in India. The All India Trade Union Congress, the first federation of trade union in India, was founded in 1920। किसने? NM Joshi। It established aided in the democratic election of workers delegate to the International Labour Conference. NM Joshi was nominated as the first workers representative to the governing body. Which among the following has defined social dialogue as all types of negotiation and consultation or simple exchange of information between or among representative of the government, employer and workers
on the issue of common interest relating to economic and social policy. ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर GSI 2018 का क्वेश्चन है. तो ऑप्शंस आर द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन, स्टैंडिंग लेबर कमिटी एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. हमने ऑलरेडी सोशल डायलॉग कहाँ पर पढ़ा था? ये पहले जब ILO ने नेगोशिएशन और का जो पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर GSI में था. करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. किसने डिफाइन किया है सोशल डायलॉग को? ILO ने डिफाइन किया है. सोशल डायलॉग इज डिफाइंड बाय ILO to include all type of negotiation, consultation or simply exchange of information between or among the representative of governments, employers and workers on the issue of common interest relating to economic and social policy. It can exist as a tripartite process within the government as an official party to the dialogue, or it may consist to bipartite relation only between the labor and management. ये tripartite भी हो सकता है, ये bipartite भी हो सकता है. So this social dialogue process ये informal भी हो सकता है और institutionalized भी हो सकता है. ये basically मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में होता है, बाइपार्टाइट होता है, और लेकिन कई बार ये ट्राइपार्टाइट भी होता है. तो ये नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, रीजनल लेवल पे भी हो सकता है, एंटरप्राइज लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है. मेन इसका गोल क्या है, एम क्या है सोशल डायलॉग का? टू प्रमोट कंसेंसस बिल्डिंग and democratic involvement of main stakeholders in the world of work. World of work हमने पढ़ा था. Successful social dialogue structures and processes have the potential to resolve the important economic and social issues and encourage the good governance, stability and boost the economic progress. Next is right to collective bargaining is espoused by one of the following convention number of the ILO. कौन सा convention number था? ये DRDO के senior administrative officer का question है. तो it was convention number 1998. C is the correct answer. हमने ये 8 core convention पढ़े थे. Forced labor convention, convention number 25 था. Abolition of forced labor convention 105 था. Equal remuneration 100, 111, 138, 182. So तो ये सब तो इंडिया ने रेटिफाई किए हैं, वो शुरू के 6, 2 रेटिफाई नहीं किए हैं, 87 और 98 अभी तक. तो ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है ये 8th नंबर है, 98 नंबर कन्वेंशन. Which of the following convention of ILO is associated with the freedom of association and right to organize? Freedom of association and right to organize कौन सा है? कन्वेंशन नंबर 87 है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज. जो कन्वेंशन नंबर 29 है वो फोर्स्ड लेबर का है, 138 मिनिमम एज का है, और 17 है वर्कमेंस कंपनसेशन जो कि एक्सीडेंट के केस में होता है. Which one of the following was originally formed to give Indian representation to ILO? ये UPSC ALC 2017 का क्वेश्चन है. मद्रास लेबर यूनियन, टेक्सटाइल लेबर यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन. ये ऑलरेडी हमने अभी क्वेश्चंस देख लिया था. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि NM जोशी के एफर्ट से बनाई गई थी 1920 के अंदर, और NM जोशी भी वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे ILO के अंदर. तो दिस वाज AITUC. तो ये था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक जो हमने कंसेप्ट बेस में भी किया और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उसमें भी किया. तो हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो टुडे? Do share, subscribe and like the videos for such authentic information related to your upcoming exam, that is UPSC, EPFO, APFC, Assistant Labor Commissioner, Labor Enforcement Officer and various other administrative officer exam which contains the topic of International Labor Organization. The PDF will be provided on the application, that is Google application, that is Educatious, the digital learning platform. You will get the PDF of the same in due course of time. Stay tuned, stay focused and all the best for your exam. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.